अब देखिए सब लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। इट इज अ प्रोसेस हैविंग क्लोज्ड पाथ होता है इसमें। वेयर इनिशियल पॉइंट इससे बेटा अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस अलर्ट, क्योंकि हमें जितने भी प्रोसेस पढ़ने हैं ना वो सभी साइक्लिक प्रोसेस ही पढ़ने हैं। तो इट इज अ प्रोसेस हैविंग क्लोज पाथ वेयर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। अब देखो समझना इस बात को। अब देखो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, कुछ हम लोग कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। अरे भैया डिस्प्ले कौन सा बॉडी के मोशन की बात करें जो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? अरे डेल्टा यू जीरो होगा। काइनेमैटिक्स में पढ़ा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट और थोड़ी देर डिस्टेंस बताने लगोगे, यहाँ पर क्या चीज जीरो होगी? डेल्टा यू जीरो होगा। तो इस केस की बात करें, यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास जीरो होगी, क्योंकि ये आपका स्टेट फंक्शन है और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। क्लियर? तो अगर मैं इस केस की बात करूं, जैसे मेरे पास कुछ सिचुएशन ऐसे दी है, बेटा आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। जैसे एक प्रोसेस हमने कुछ इस तरीके से लिया, हम 1 से 2 जा रहे हैं, ये 1 से 2 गए हम लोग, और फिर हम लोग वापस इस पे इस तरीके से 2 से 1 ये इस तरीके से वापस गए। हम 1 से 2 किसी पाथ ए से गए, मतलब ये प्रोसेस ए है, और 2 से 1 हम किसी बी से गए, मतलब वो प्रोसेस कोई आपके बी प्रोसेस दिया। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है 1 से 2 और 2 से 1। बताओ अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ, हमने 1 से स्टार्ट किया और फाइनली हमने अपनी जर्नी कहां पे एंड की? 1 पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? वो जीरो होगी, पक्का। अभी नोट मत करना आप लोग, जब मेरी तरफ ध्यान देना। अब मैं इसको अलग अलग स्टडी करता हूं। मैं पहले बात करता हूं पीवी कर्व की बात करूं, तो अगर मैं ए से नहीं 1 से 2 जा रहा हूं पाथ ए, तो अगर इसको आप ध्यान से देखो, अगर ये मैं ले लेता हूं V1, ये मेरे पास है V2, तो बताओ इस केस में अगर ये V1 है आपके पास, ये आपके पास V2 है आपके पास, ठीक है ना? तो बताओ इसमें अगर एरो ये लिखा हुआ है, तो बताओ ये क्या है आपके पास? गैस एक्सपेंशन है। दिस इज द केस ऑफ गैस एक्सपेंशन। और अगर गैस एक्सपैंड कर रही है, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर इस केस में मैं बात करूं वर्क डन बाय द गैस, हम जब भी लिखते हैं बेटा वर्क डन बाय द गैस ही लिखते हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? बताओ ये आपके पास जो भी ये शेडेड एरिया की बात करें, अगर ये शेडेड एरिया A1 है, A1, तो बताओ मेरे पास वर्क डन, हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं फॉर पाथ ए, बताओ ये वैल्यू प्लस A1 होगी। प्लस क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सपेंशन आपके पास दिया हुआ है। अब बताओ अगर यहां पर इस पर्टिकुलर केस की बात करें, तो अगर यहां पर आपके गैस वर्क कर रही है, ठीक, तो बताओ इसके लिए आप हीट क्या कर रहे होगे? इसे दे रहे होंगे हम लोग। तो दैट मीन्स इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग यहां पर ये Q1 है प्लस Q1 लिख रहा हूं, क्योंकि ये हीट सप्लाइड है। ये हीट सप्लाइड है। क्लियर है सभी को? तो इस केस की बात करें तो यहां पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ। और अब बताओ अगर सेकेंड केस की मैं बात करूं, सेकेंड डायग्राम की बात करूं, पीवी, ये कुछ इस तरीके से था, हम ऐसे जा रहे हैं फ्रॉम 2 to 1। अब बताओ इस केस में बताओ ये क्या है आपके पास? गैस कंप्रेशन दिया हुआ है,
बताओ इस केस में मैं अगर बात करूं, बताओ ये गैस कंप्रेशन है। तो अगर मैं यहां पर वर्क डन बाय द गैस की बात करूं, तो वर्क डन 2 से 1 पाथ बी, बताओ ये आपका अगर शेडेड एरिया A2 है, तो बताओ ये तो A2 तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हम जब असाइन करेंगे विथ साइन, तो हम क्या असाइन करेंगे, -A2। अगर मैं ऊपर लिखता वर्क डन ऑन द गैस, तब बताओ क्या लिखते, फिर +A2 लिखते। लेकिन हम जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाय द गैस। अगर बाय द गैस लिख रहे हैं तो ये बताओ क्या हुआ, -A2 आपके पास, क्योंकि यहां पर कंप्रेशन हुआ। अब बताओ अगर मैं, ये दोनों हो गए हमारे पास, अब अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं, टोटल वर्क डन बाय द गैस, बताओ क्या हो जाएगा। हम कहेंगे हम 1 से 2 जा रहे हैं ए पाथ से, प्लस 1 से 2 जा रहे हैं, नहीं 2 से 1 जा रहे हैं बी पाथ से, इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ क्या होगा, +A1 -A2। बताओ डायग्राम से बता सकते हो A1 A2 में कौन ज्यादा है, भैया A1 ऊपर है ना, तो ये वाला एरिया बताओ क्या हुआ आपके पास, ज्यादा एरिया हुआ। तो इसका मतलब A1 का जो मैग्नीट्यूड है वो A2 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि A2 कौन सा हुआ आपका, A2 की बात करें तो A2 ये एरिया हुआ, ये A2 हुआ। तो दैट मीन्स ये जो टोटल एरिया हमारे पास आया प्लस का A1 -A2, यही तो आया। और ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया ध्यान से देखो, ये कौन सा एरिया है, बताओ ये वही तो एरिया जो इसके अंदर इंक्लोज्ड एरिया है। और ये आपका इंक्लोज्ड एरिया हो गया, दिस इज द इंक्लोज्ड एरिया ऑफ लूप। और 100% ये एरिया बताओ ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटम है। बात सभी को क्लियर। तो अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास वर्क डन आपके पास क्या है, वो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। पॉजिटिव वर्क डन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एरो का साइन ऐसे दिया हो। तो ये एरो का साइन के हिसाब से हम बोले तो ये हमारा कौन सा लूप है, बताओ क्या ये क्लॉकवाइज लूप है। अब पहले इतना बेटा नोट करो, या थोड़ा प्रॉपरली नोट करिएगा, समझ के नोट करिएगा। क्लॉकवाइज देखो ना, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज है ना, सेंस वाला क्लॉकवाइज है। हाँ है? नहीं ये रुक जाओ, अब मैं बात करते हैं तुम्हारे पॉइंट पे, 2 मिनट बस टाइम दो। जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब जितना इंजन,
हर जगह हम लोग जब भी बात करते हैं वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द गैस। अगर एक्चुअली बाय द गैस है तो प्लस है, अगर निगेटिव लगा है इसका मतलब वो ऑन द गैस है, लेकिन हम बाय द गैस की बात कर रहे हैं इसलिए निगेटिव साइन चिपका दिया। हाँ, एजेंट क्या, बेसिकली कोई एक्सटर्नली हमारे ऊपर वर्क किया रहा होगा। ये इधर ये साइक्लिक प्रोसेस लिखा है, ये तो नोट कर ले ना डेफिनेशन वाला पार्ट। देखो अब समझिए, हमारे पास इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आया, वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव, ये तो पक्का श्योर है ना। तो देखो जब क्लॉकवाइज, जब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस दो तरीके के होते हैं। जैसे जो हमने साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम इसको बोलते हैं दिस इज क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। जो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होगा इसमें वर्क डन बाय द गैस प्लस का A1 माइनस A2, ये डेफिनेटली क्या होगा, A1 ज्यादा है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हम बात करें फॉर साइक्लिक प्रोसेस 1 से 2, 2 से 1, अब इसके लिए बताओ अगर मैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताओ डेल्टा U तो पक्का 0 है, तो दैट मीन्स यहां पर Q इज इक्वल टू 0 प्लस W आया। अब देखो Q, ध्यान दो, इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, हीट सप्लाई कर। बताओ इस प्रोसेस में जब गैस कंप्रेस्ड हो रही होगी तो बताओ यहां पर हीट बताओ क्या रही होगी, निकल रही होगी, रिलीज हो रही होगी। तो इस केस में अगर मैं Q की बात करूं तो Q की वैल्यू क्या होगी, प्लस Q1 क्योंकि वो सप्लाई कर रहे थे, माइनस Q2 क्योंकि वो रिलीज हो रही थी, इज इक्वल टू प्लस A1 माइनस A2, और ये पक्का जो है ना वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो क्लॉकवाइज साइकिल में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे और उसके कारण वहां पर गैस वर्क करेगी। तो अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो क्लॉकवाइज हमेशा क्या होगा, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। इस केस में तो क्या होगा, हमेशा अगर मैं बात करूं, हीट इज सप्लाइड टू द गैस, गैस को हीट सप्लाई की जाएगी, और हमेशा अगर हीट सप्लाई की तो वर्क इज डन बाय द गैस। मतलब हम अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो अगर हम उसे हीट देंगे तो हमेशा जो है ना उस केस में गैस पॉजिटिव वर्क डन करेगी। ठीक, अब इसी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, दिस इज टर्म्ड एज हीट इंजन साइकिल। जो क्लॉकवाइज साइकिल होती है ना वो हीट इंजन साइकिल होती है। आपके साथ चाहे पेट्रोल इंजन साइकिल हो, चाहे आपके पास डीजल इंजन साइकिल हो, चाहे स्टीम इंजन साइकिल हो, अभी आगे पढ़ेंगे कॉर्नोट इंजन साइकिल पढ़ेंगे, ये जितनी भी इंजन साइकिल है इसका मतलब ही अगर इंजन साइकिल लिखा हुआ है वो सभी क्या है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब अगर तुम इसे हीट दोगे तो उस केस में बताओ वर्क इज डन बाय द गैस। हम पेट्रोल इंजन में हम हीट देते हैं और उस हीट के कारण बताओ कौन वर्क करता है, गैस वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है, पिस्टन के ऊपर वर्क करता है। इज दैट क्लियर ना। तो क्लॉकवाइज मतलब हीट इंजन साइकिल। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में
अगर वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव आ जाए, आप बिंदास बोल दो वो कौन सा प्रोसेस है, वो आपके पास हीट इंजन साइकिल है। मतलब ये इधर वाला हटा दूं मैं? एक प्रोसेस में गैस हीट जो है ना एब्जॉर्ब करेगी, और जब इस वाले प्रोसेस में जाएंगे तो गैस क्या करेगी, हीट रिलीज करेगी, लेकिन ओवरऑल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो भी वो एक्सट्रैक्ट कर रही होगी। अब अगर यही समझ लो, अगर मैं इसी को बोलूं अब एंटी क्लॉकवाइज में, आप बताओगे अब क्या हुआ होगा? अब देखो बेटा, हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन लिखेंगे क्योंकि आप बेसिक समझ गए हो। अब हम ऐसे जा रहे हैं 1 से 2, ये हम बी प्रोसेस से ऐसे जा रहे हैं और ए प्रोसेस से ऐसे जा रहे हैं। मतलब ये बताओ क्या हो गया, कंप्रे ना 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 ना, गैस एग्जैक्टली, ये गैस एक्सपेंशन हो गया। और अगर ये गैस एक्सपेंशन है तो इसमें हमने इसे Q1 की हीट दी होगी और इसने कितना वर्क डन किया होगा, W1। ये बताओ क्या हो गया, गैस कंप्रेशन। बताओ यहां पर हीट कितनी बाहर गई होगी, Q2, और इस केस में वर्क डन गैस के ऊपर हुआ होगा कितना, W2। ठीक, अब बताओ W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसका एक्चुअली हमने इसको 2 लिखा था ना, इसको 2 ही लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं और इसको हम लोग 1 लिख देते हैं। प्रीवियस केस में ऐसे ही लिखा था ना। तो अब बताओ यहां पर मैं बात करूं, बताओ W1 की वैल्यू हो जाएगी -A1 और W2 की वैल्यू +A2। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, A1 ग्रेटर देन A2। तो इस बार जो W टोटल होगा या W नेट होगा वो W1 + W2 लिखोगे तो बताओ ये माइनस टाइम्स ऑफ A1 - A2 आएगा। तो बताओ इस बार ये वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो इसका मतलब वर्क इज डन, एग्जैक्टली, वर्क इज डन ऑन द गैस। और यहां पर Q की बात करें तो Q1 - Q2, बताओ कौन बड़ा है यहां पर? बेटा Q1 बड़ा है, तो Q1 रिलीज हो रहा है, तो बताओ यहां पर Q1 को हम लोग लिखेंगे -Q1 + Q2। तो बताओ ये Q की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ Q1 - Q2। बताओ Q की भी वैल्यू निगेटिव। मतलब हीट बताओ नेट में रिलीज्ड बाय सिस्टम। तो यहां पर ये Q नेट है, एक तरीके से Q नेट है। अब Q इज इक्वल टू डेल्टा U + W की बात करें तो Q नेट इज इक्वल टू 0 + W नेट, और दोनों की दोनों वैल्यू क्या है आपके पास, निगेटिव है। तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में Q नेट भी निगेटिव आता है, W नेट भी निगेटिव होता है। क्या नाम होता है इसका, दिस इज टर्म है रेफ्रिजरेशन साइकिल। जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, या एयर कंडीशनर यूनिट होती है, इसमें कौन सी साइकिल होती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल। और जो आपके इंजन होते हैं उसमें कौन सी होती है साइकिल, वही हीट इंजन होता है। क्लॉकवाइज साइकिल
इसमें एंटी क्लॉक। तो बेटा इस बात को थोड़ा समझिएगा, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, केमिस्ट्री एक चक्कर में अननेसेसरी कुछ कंफ्यूजन आता है आपको, इसे मेरा उसको दिमाग से बाहर निकलो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करो। फिजिक्स हमेशा क्या कहता है, वर्क डन बाय द गैस, मतलब पॉजिटिव किसको बोलता है, बाय द गैस। और हीट की बात करें, हीट सप्लाइड टू द गैस को वो पॉजिटिव बोलता है। बस उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को समझ लीजिए आप। पक्का? कोई डाउट? अब देखो मैं ये बात थोड़ी सी लोगों को मतलब याद करने के लिए लोग तो याद कर लेते, बट थोड़ी सी वो प्रैक्टिकली इस बात को समझ नहीं पाते। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल समझाता हूँ। जो हमारे घर में एक एयर कंडीशन यूनिट लगी होती है, वो कैसे हम कहते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। अगर वो बात आप समझ जाओगे, आपको ये कब याद करने की जरूरत ही नहीं, आप हर केस में वहां पे इसको समझ सकते हो। देखो मेरी तरफ ध्यान दो। जैसे हम एयर कंडीशन यूनिट की बात करें, एक ये हमारी इंडोर यूनिट है जो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक फैन है और पाइप्स हैं जिनपे आपका कोल्ड लिक्विड जो है ना यहाँ पर फ्लो करता है। एक इसकी बाहर यूनिट है जिसे हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं। आउटडोर यूनिट बेसिकली एक तरीके से कंप्रेसर है। कंप्रेसर मतलब क्या हुआ, कंप्रेसर वो है जो गैस को कंप्रेस करता है। और आपको पता है कि अगर किसी गैस को अगर हम कंप्रेस्ड करेंगे तो गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन पे गैस कैन बी लिक्विफाइड, क्योंकि भैया आइडियल गैस तो है नहीं, रियल गैस। आइडियल गैस को कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन रियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब सब लोग नोट करना बंद करो जब मेरी बात को समझ। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास ये रूम में जो लगी हुई है आपके पास इंडोर यूनिट है, ठीक। और ये हमारे पास यहां पर बाहर लगी हुई है, ये बेसिकली कंप्रेसर है जिसे हम लोग बोलते हैं आउटडोर यूनिट। ये कंप्रेसर है, ठीक। होता क्या है यहाँ पर, ये कंप्रेसर क्या करता है, ये गैस को कंप्रेस्ड करता है। गैस को जब कंप्रेस करता है तो उसे लिक्विफाई कर देता है। तो यहां पर जो ये पाइप आए हुए हैं, इसमें जो है ना, जब ये लिक्विफाई कर देता है तो ये लिक्विड है, ये मूव करता है। ये आपके पास कोल्ड लिक्विड है। वैसे जनरली पहले जो है ना, इसमें जो गैस यूज की जाती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F2, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो यूज करते थे। फ्रियॉन गैस बोलते हैं इसे। बट वो जो है ना, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही थी। फिर उसमें बहुत सारे हम लोगों ने आज के केमिकल, बहुत अलग अलग गैसेस हम लोग यूज करने लगे जो इको फ्रेंडली हो थोड़ा। लेकिन पहले वो मैक्सिमम जो ना फ्रियॉन गैस यूज किया थी, CCl2F2। तो ये बेसिकली वो गैस है जिसको कंप्रेसर ने कंप्रेस्ड कर दिया, और कंप्रेस करने के बाद ये कोल्ड लिक्विड है एक तरीके से, ठीक। बहुत कम टेम्परेचर पे कोल्ड लिक्विड। ये जैसे इस रूम पे आता है, यहां पर आता है। अब बताओ, अगर इस रूम की बात करें तो इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में रूम का टेम्परेचर ऑफ रूम वो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ कोल्ड लिक्विड। ये कोल्ड लिक्विड, तो अपने आप हीट बताओ कहां जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। बताओ ये जो लिक्विड है ये क्या करेगा यहां पर, बताओ ये हीट को एब्सॉर्ब करने लगेगा। ये यहां पर एक तरीके से हीट बताओ Q1 हीट होगी, ये इसे एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक। तो एक तरीके से रूम ने इसको हीट दी, जैसे हमने इसको हीट सप्लाई की।
अब बताओ क्या होता है, ये सप्लाई करने के बाद जब ये लिक्विड है, इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, हीट एब्जॉर्ब कर ली, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो बताओ ये क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया। अब बताओ ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली अब जो यहां से ये जा रही है, ये रेड, ये आपके पास एक हॉट गैस हो गई आपके पास, गैस बोल दो या वेपर बोल दो, क्योंकि गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। हम कहते हैं गैस को एक सर्टेन टेम्परेचर तक लेके आना होता है, फिर वो वेपर हो नहीं आता, वेपर को हम लोग, तो अब गैस या वेपर, केमिस्ट्री क्लास में नहीं बैठे हुए तो हम लोग इतना मैनेज करें। ये हॉट गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लिक्विड से गैस। अब ये गैस जब इसमें गई तो ये कंप्रेसर है, ये वैसे ही है, आप ऐसे समझो ऐसे ये एक पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। अब बताओ इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को हम कंप्रेस्ड कर दें, तो बताओ जब कंप्रेस करेंगे तो इसके अंदर हाई प्रेशर आएगा, तो बताओ ये गैस क्या होगी, हाई प्रेशर पे गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई। तो यहाँ पर ये जो गैस है ये यहाँ पे लिक्विफाई होगी, और जैसे ये गैस यहाँ पे लिक्विफाई होगी तो बताओ लो टेम्परेचर पे चली जाएगी, तो बताओ हीट ये रिलीज करेगी। तो बेसिकली ये इसका जो आउटडोर यूनिट है, यहाँ पर हीट Q2 रिलीज होगी। अब ये अपने आप तो नहीं हो सकता, अपने आप तो इसके लिए हमने क्या किया होगा, एजेंट, तो बाहर से वही इलेक्ट्रिसिटी, ये डब्ल्यू एजेंट आया होगा, और इस डब्ल्यू एजेंट ने क्या किया होगा, इस हीट को बाहर निकाला होगा। तो जो ये हीट जो बाहर निकल रही है, उसके पास एनर्जी कहां कहां से आई, एक तो एजेंट, और प्लस ये जो हीट इसने एब्सॉर्ब की। तो Q2 की वैल्यू किसके बराबर है, वो Q1 भी है प्लस डब्ल्यू एजेंट। तो पक्का मैं कह सकता हूं जो हीट रिलीज हो रही है, बताओ हीट एब्सॉर्ब से ज्यादा है आपके पास। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम जितनी एसी यूनिट चला रहे हैं ना, अल्टीमेटली हम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रूम से तो सिर्फ Q1 एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, लेकिन आपने जो बाहर आउटडोर यूनिट लगाई ना, वहां पर जो हीट रिलीज हो रही है वो Q2 विच इज ग्रेटर देन Q1 है। तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में हम अपना रूम का टेम्परेचर तो कम कर रहे हैं, बट अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, हम उसका टेम्परेचर लगातार क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं आपके पास। वही आपके पास इसका इफेक्ट है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक मेन कॉज ये भी है आपके पास, क्योंकि यहां पर जो Q2 निकल रहा है वो Q2 आपके पास ज्यादा आया। तो बताओ इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, बताओ जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है, इसमें देखो हीट कहां पे एब्सॉर्ब हुई है आपके पास, ये हीट एब्सॉर्ब हुई, एक से बेटा, हीट एब्सॉर्ब यहां पर हुई है। अच्छा मैं इसका नाम यार इसी के अकॉर्डिंग कर देता हूँ तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। हमने जो हीट एब्सॉर्ब की उसका नाम क्या है, Q2 बेटा, ठीक, ये Q2 एब्सॉर्ब हुई, और यहां पर जो रिलीज हो रही है वो क्या होगी, Q1। तो बताओ मेरे पास Q1 की वैल्यू, दिस इज Q2 प्लस डब्ल्यू एजेंट, बताओ क्या Q1 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2, दैट मीन्स यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है। तो नेट में बताओ, अगर पूछा जाए नेट में बताओ इस एयर कंडीशन यूनिट ने कितनी एनर्जी रिलीज की, तो हम कहेंगे माइनस टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2, ये एनर्जी हमारी सराउंडिंग में चली गई। तो अब कंसेप्ट समझ में आया। तो जो भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन, सेम साइकिल ये भी आपके पास है, और सेम साइकिल आपके पास जो आप घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हो उसमें भी यही सेम साइकिल है आपके, ठीक है ना, पक्का। अब यही क्वेश्चन आता है कि एक रूम है पूरी तरीके से आइसोलेटेड, अगर उसमें हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दें, बताओ नेट में रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियस से बढ़ेगा यार, क्योंकि वो बताओ हीट एब्सॉर्ब कितना कर रहा होगा, Q1 नहीं Q2, और बताओ नेट में कंप्रेसर कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, Q1 जो ज्यादा है। तो जो रेफ्रिजरेटर है उससे निकलने वाली हीट कितनी है, Q1 ज्यादा है, एब्सॉर्ब करने वाली हीट कम है, तो ओवरऑल बताओ रूम का टेम्परेचर क्या होगा, वो राइज करने लगेगा। पहले तो कंसेप्ट सभी को क्लियर पूरी तरीके से, पक्का। ये साइकिल इससे रिलेट हो रही है ना पूरी तरह, नोट कर लीजिए। कोल्ड लिक्विड कहीं से नहीं है, हमने गैस को कंप्रेस्ड किया, आएगा कहां से, आपके जैसे एसी लगा टाइम टू टाइम होता है ना, जिसकी गैस लीक कर जाती है, तो गैस फिल की जाती है, तो जो गैस फिल की जाती है वो ये गैस है नॉर्मल,
फिर जब कंप्रेशर वर्क करता है फिर वो उसे क्या कर देता है, लिक्विफाई कर देता है। ये इधर वाला तो आपको नोट कर लिया था ना पहले ही, इसे हटा दूं ना। साइक्लिक प्रोसेस कभी भी होंगे वो दो ही होंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप नोट करते रहिए, बट एक क्वेश्चन है मेरा, क्या किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस जीरो हो सकता है? आप पहले समझ लो पूरा क्वेश्चन, नोट भी करते हैं। ये समझना है आपको, क्या किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो सकता है? एक बिल्कुल सही बात भाई, अगर हम पाथ रिट्रेस कर दें, ये वॉल्यूम V है, ये प्रेशर P है, तो अगर ये केस है, तो अगर मैं यहां से कहूं A से B हम लोग गए, अब बताओ जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आ गए, तो बताओ इसमें इनक्लोज्ड एरिया कितना हो गया? जीरो। अगर इनक्लोज्ड एरिया जीरो है तो यहाँ पर वर्क डन जीरो हो जाएगा, और वर्क डन अगर जीरो है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। डेल्टा U तो बच्चा जीरो होता ही है, W भी जीरो हो गया, तो Q की वैल्यू भी क्या होगी आपके जीरो। एक क्या होगी वो सिचुएशन, क्या होगी? मल्टीपल लूप फॉर, देखो एक केस और है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम मल्टीपल लूप फॉर्मेशन की बात कर ले, ये कुछ अगर इस तरीके से ऐसे कुछ हो जाए, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं से वन, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये इस तरीके से, अब बताओ इसका जो ये क्लॉकवाइज साइकिल हो गई, तो इसका वर्क डन W1 बताओ क्या हो गया, प्लस A1, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका वर्क डन W2 बताओ क्या हो गया, माइनस A2, माइनस A2। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A1 ग्रेटर देन A2 हो गया, तो इस केस में नेट वर्क डन की बात करें तो वो प्लस A1 माइनस A2, बताओ ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो क्या होगा इस केस में, वर्क इज डन बाय द गैस। अगर हमारे पास दूसरा केस A1 लेस देन A2 हो गया, तो W नेट यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस A1 माइनस A2। अगर A2 ज्यादा है तो माइनस टाइम्स ऑफ A1 माइनस A2, तो ये पक्का नेट में बताओ क्या हो जाएगा, बताओ ये निगेटिव आएगा, तो यहां पर वर्क इज डन ऑन द गैस। और अगर मैं थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करूं, ये आप हटा दो ना, ये तो नोट कर लिया हो ना। अगर मैं इस केस की बात करूं, यहाँ पर A1 इज इक्वल टू, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो यहां पर W नेट की बात करें, प्लस A1
-A2 तो ये वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस बताओ 0 मिल जाए। बात सभी को क्लियर है ना? तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी सिचुएशन हमें वहां पर मिल सकती है। नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरी, ये सब क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, इसका जो क्वेश्चन आएगा अगर एडवांस में, वो आता है मोलर हीट कैपेसिटी पे। तो नेक्स्ट हम पे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की बात करेंगे प्लस मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। सभी लोग बेटा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, पेज नंबर 6 पे एग्जाम्पल 4। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पेज नंबर 6 पे 6 पे एग्जाम्पल 4। यूनिट मत चेंज करो, पास्कल लीटर में ही मुझे आंसर बताओ, ठीक है भाई। पास्कल इंटू मीटर क्यूब करोगे तो वो तुम्हें जूल में दे देगा, तुम पास्कल लीटर में ही आंसर बताओ। क्या एरो का साइन कुछ गड़बड़ दिया है क्या? नहीं तो सही तो है। नहीं बेटा, डेटा भी सब कंप्लीट है। चलो अटेम्प्ट करो यार, अभी तो आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में ही कमी निकालने लगते हो। अटेम्प्ट करो, खाली क्यों बैठे हो? सब लोग तुरंत, अगर मैंने क्वेश्चन दिया है मैं वेट कर रहा हूँ, सब तक आपको टाइम दे रहा हूँ यार अटेम्प्ट करने के लिए। V2 माइनस V1 ये आपको 10 लीटर दिया हुआ है। P1 की वैल्यू है 10 की पावर 5, P2 की वैल्यू है, P2 है नहीं, P0 है
3 इंटू 10⁵ और ये 4 इंटू 10⁵। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये आपके ये बताओ मुझे, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? क्योंकि अगर मैं इस केस की बात करूं, जो एंगल ये θ1 है तो वही तो θ1 ये होगा, जो θ2 ये है आपके पास वही θ2 ये होगा, और θ3 ये आपस में बराबर ही होंगे। तो बताओ ये डायमेंशन कितना हो गया? 2 इंटू 10⁵, और ये वाला डायमेंशन कितना है? 1 इंटू 10⁵। तो 2:1 के रेशियो में है, तो अगर ये 10 लीटर है तो ये कितना हो गया? 5 लीटर। ये कौन सी साइकिल है? क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। और ये कौन सी साइकिल है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब निगेटिव। अब बताओ एरिया अंडर द कर्व निकाले ना, बताओ इसका एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? प्लस साइन के साथ, क्योंकि क्लॉकवाइज है। हाफ इंटू 2 इंटू 10⁵, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 10 लीटर, माइनस साइन ऊपर वाले के लिए, हाफ इंटू 1 इंटू 10⁵, और कितना हो जाएगा? 5 लीटर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 0 कैसे आएगा यार? ये 15/2 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये वैल्यू बताओ पॉजिटिव है? तो बताओ एक तरीके से ओवरऑल किसकी तरह बिहेव करेगा? एक हीट इंजन साइकिल की तरह ही तो बिहेव करेगा, कि ओवरऑल इसमें तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो हीट सप्लाई कर रहे होंगे या रिलीज कर रहे होंगे? सप्लाई कर रहे हो, पक्का ना? नोट करो।